सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अगेंस्ट द गॉड सीजन 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले प्रीवियस एपिसोड का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा, युनची जैसे ही उस वाटर पर्ल सीड को स्वॉलो करता है, उसे इविल गॉड के सोल का एक छोटा सा कॉन्शियसनेस का हिस्सा फाइनली मिलता है। साथ ही उसके बाकी पावर्स का इनहेरिटेंस भी उसे मिल जाता है। फिर वो किंग यू को बचाने का तरीका पूछता है और इविल गॉड उन दोनों को एक ऐसी स्पेशल वर्ल्ड में भेज देता है सिर्फ 24 घंटे के लिए, जहां युनची किंग यू को रिकवर कर सके। और जब युनची की आंख खुलती है, वह खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहां उसकी पास्ट लाइफ की वाइफ सुलिंग एक छोटी बच्ची के रूप में मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पास्ट लाइफ में एक दिन के लिए कैसे जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसने सारे मैटर्स जाने दिए, क्योंकि पहले मिस चिंग को रिकवर करना था। क्लैन लीडर हेनशान ने दोनों को घर में इनवाइट किया और मिस चिंग को हील करने के लिए जैस्मिन ने बताया कि उसे वह डिवाइन बोधी एम्परर लोटस देना होगा। युनची बिना किसी चीज की परवाह किए सीधा उसे दे देता है। मिस चिंग की हालत पहले से काफी रिकवर होने लगती है, कल्टीवेशन भी बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ क्लैन लीडर को बिट्रेयल का सामना करना पड़ता है अपने ही क्लैन में। युनची बीच में आके उनकी तरफ से फाइट करता है, ये बताते हुए कि वह उनका होने वाला सन इन लॉ है। लेकिन ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर युनची पे हमला कर देता है और सही मोमेंट पर मिस चिंग आ जाती है और युनची की जान बचा लेती है। अब आते हैं आज के एपिसोड पर। सीन की शुरुआत में जब मिस चिंग आई, एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है। उसकी एंट्री काफी ज्यादा कमाल की थी, बिल्कुल उसके नेचर और पर्सनालिटी से मैच करती हुई। युनची मिस चिंग को देखते साथ कहने लगता है, किंग यू तो फाइनली जाग गई, और वो सामने आ जाती है और युनची मिस चिंग के पास जाते हुए कहने लगता है, किंग यू, तुम्हें पता है अगर तुम टाइम पे नहीं आती तो मेरे साथ क्या होता? फिर तुम मेरे बिना कैसे रह पाती? हाँ, मैं तो मारा जाता। आसपास के लोग आपस में बात करने लगते हैं, ये दोनों कितने क्लोज लगते हैं। सूलिंग भी आके कहने लगती है, प्रीटी लेडी, क्या आप ठीक हो गई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्लैन लीडर कहने लगता है, चलो अच्छा हुआ, अब कोई खतरे की बात नहीं। और फ्रेंड्स, लेकिन तभी मिस चिंग कंफ्यूज होकर क्लैन लीडर से पूछती है, आखिर आप कौन है? वो बताते हैं कि वो सुहंगशन है, इस क्लैन के लीडर। युनची भी एक्सप्लेन करता है, किंग यू, ये जो ग्रैंड वे क्लैन है, इनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से ही आज हम दोनों को यहाँ रहने की जगह मिली। मिस चिंग सीधा आगे आके उनका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर क्लैन लीडर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी युनची ने हमारी बहुत मदद की है। तभी हो यू का फादर ग्रैंड एल्डर के पास पहुंच के कहने लगता है, ग्रैंड एल्डर, जरा देखो, इस लड़के और इस लेडी का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहा है मुझे। आसपास के लोग भी इनके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता। वह सीधा हो यू के फादर को कहता है, अपने बेटे हो यू को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। फादर अपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर भड़क जाता है। क्या तुमने देखा नहीं? क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम इन दोनों को यहाँ प्रोवोक कर सको? इनकी ताकत का जरा अंदाजा लगाओ। और ये सुनना था कि सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी युनची रोकता हुआ कहने लगता है, मास्टर ऑफ ब्लैकवुड, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? ब्लैकवुड मास्टर कहने लगता है, लड़के, तेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, तो अपनी किस्मत को ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। युनची फुल चेस्ट आउट करके कहता है, अच्छा ऐसी बात, तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तुमने मुझसे पंगा लिया है और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यह सुन के ब्लैकवुड मास्टर की सटके चुकी थी। वो कहने लगता है, क्या तेरा दिमाग खराब है? युनची, हाँ तुमने सही सुना, मैं अपना स्कोर सेटल करके ही रहता हूँ। और फिर युनची मिस चिंग की तरफ मुड़ा और कहने लगता है, किंग यू, देख रही हो, यही वो आदमी है जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, और पता है अगर तुम सही टाइम पे नहीं आती तो शायद ये मेरी जान ले चुका होता। ये सुन के ब्लैकवुड मास्टर को काफी गुस्सा आया कि आखिर ये किस टाइप का इंसान है, इसे लड़ना नहीं आता और एक लड़की की मदद ले रहा है। युनची फिर मिस चिंग से कहने लगता है, मैं जानता हूँ भले ही मैं इस मैटर को जाने दूं, तुम तो जाने दोगी नहीं, है ना? तो चलो जाओ और इसकी बैंड बजा दो। ब्लैकवुड मास्टर कहने लगता है, लड़के, मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, अगर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की बहुत बुरा होगा। और यह सुन के मिस किंग यू की सटके चुकी थी, मेरे सामने तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे बोलते हो? तभी वो अपनी पावर्स गैदर करती है और घुमा के एक जोरदार एनर्जी स्ट्राइक सीधा ब्लैकवुड मास्टर की तरफ भेज देती है। वो अपना बैरियर बना लेता है, लेकिन मिस चिंग एक और स्ट्राइक रेडी करती है और एक कमाल का आईसी लोटस सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। तभी हो यू का फादर से देखा नहीं जाता, वह हवा में जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है, लेकिन मिस चिंग एक और आईसी लोटस प्रिपेयर करती है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है। और जैसे ही हो यू का फादर उस आईसी लोटस से टकराता है, उसकी बॉडी कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। हो यू अपने फादर को उठाने जाता है, लेकिन उसके फादर की बॉडी पूरी तरह बर्फ में जम चुकी थी। बेचारा हो यू। ये देख के युनची भी सरप्राइज हो जाता है। जैस्मिन बताने लगती है, उसने हेवनली फेस ऑलरेडी क्रॉस
क्रॉस करके अब वह किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। शायद किंग फेज लेवल 2 पे पहुंच गई है या फिर वह तुमसे भी हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच गई है और हेवनली फेज ऑलरेडी क्रॉस करके अब वह किंग लेवल तक पहुंच चुकी है। युनची शॉक्ड होकर कहने लगता है, क्या वाकई में बॉडी एम्परर हार्ट लोटस इतना ज्यादा इफेक्टिव है? जैस्मिन बताती है, ये एक परफेक्ट रिफाइनमेंट है हेवनली पॉइजन बॉडी का, और अगर इसे 9 प्रोफाउंड बॉडी के साथ कंबाइन किया जाए तो इसके इफेक्ट्स को एब्सोल्यूट लिमिट्स तक और ज्यादा पुश किया जा सकता है, और उसके लिए पहले तुम दोनों को एक होना होगा। यार और भी ज्यादा ओवरपावर्ड हो गई मिस चिंग। इधर मिस चिंग उस बंदे की बैंड बजाती जा रही थी। तभी जैस्मिन युनची को चिढ़ाते हुए कहने लगती है, अब तो तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना कि आखिर तुमने वह लोटस यूज क्यों दिया? जिस पर युनची कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ मुझे जेलसी तो हो रही है, लेकिन यार ये आफ्टर ऑल किंग यू है, मेरे लिए बस यही रीजन एनफ है। तभी ब्लैकवुड मास्टर पूछ रहा था, आखिर तुम्हारी एग्जैक्टली कल्टीवेशन लेवल क्या है? क्योंकि मिस चिंग लगातार अपनी पावर से उसे सप्रेस करती जा रही थी और बार बार उसकी कल्टीवेशन पहले से थोड़ा थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वह एक्चुअली कितनी पावरफुल है, और यह युनची के कान में जाते साथ फुल एक्साइटेड होकर मिस चिंग की तारीफें करने लगता है। मिस चिंग की क्या ही तारीफ करूं, 18 साल की उम्र में ही किंग फेज लेवल 2nd स्टेज पे पहुंच गई हैं, और यह सुन के सबके होश उड़े। किंग लेवल 2nd स्टेज 18 साल की उम्र में। कैप्टन जो अब तक रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, इमीडिएटली मिस चिंग के सामने माफी मांगने लगता है। लेकिन प्लीज मुझ पर थोड़ी रहम दिखाइए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। युनची कहने लगता है, क्या डर लग रहा है, पर अब तो बहुत देर हो गई, किंग यू इसका खेल खत्म कर दो। तभी मिस चिंग अपने आइस अटैक को प्रिपेयर करती है और पूरे के पूरे एरिया को ही फ्रीज कर देती है। वो कैप्टन सैमेट पूरी जगह फ्रीज होती है और अचानक से उसकी बॉडी पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। यार लिटरली कुछ वर्ड्स नहीं थे इसके लिए, सबके होश उड़ चुके थे। जरा देखो, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड का कैप्टन आज यहाँ ऐसे ही मारा गया। मिस चिंग नॉर्मल हो जाती है और युनची सबसे कहने लगता है, खबरदार जो किसी ने दोबारा यहाँ आंख उठा के भी देखा, अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तभी युनची एक ऐसा सवाल करता है जो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। वह मिस चिंग से पूछने लगता है, एक बात बताओ, आज तुम मेरे हर एक कमांड को फॉलो क्यों कर रही हो? क्योंकि यह तुम्हारा नॉर्मल स्टाइल नहीं है। जिस पर मिस चिंग कहने लगती है, मेरी जो करंट पावर है वो असल में तुमसे बिलोंग करती है, और अगर तुम कभी इसे यूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रिफ्यूज कर सकती हूँ। और ये सुन के युनची के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी सुलिंग आके कहने लगती है, युनची थोड़ी देर पहले तुमने मेरे फादर से कहा कि तुम मेरी फियांसे से हो, तो एक बात बताओ, ये फियांसे से क्या होता है? युनची उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है, जब सुलिंग बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सुलिंग एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, फिर यह हमारे बीच वादा रहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारे साथ हर एक दिन स्पेंड करूंगी। युनची भी हंसते हुए कहता है, ठीक है, यह वादा रहा, ठीक है, यह पिंकी प्रॉमिस है। और युनची भी उसकी बातों में आके पिंकी प्रॉमिस करने लगता है। जैस्मिन इरिटेट होकर कहती है, ढक्कन कहीं के, क्या तुम भूल गए कि शाचिंग तुम्हें इस टाइम देख रही है? और युनची मिस चिंग की तरफ देख कहने लगता है, असल में यह जो कुछ भी तुम देख रही हो यह बस एक ड्रीम है, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक बार हम जाग जाएंगे मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मिस चिंग बताने लगती है, मैं किंग फेज लेवल स्टेज 2 पे पहुंच चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन स्टेबल करनी होगी। यह कहते हुए वह पवेलियन की तरफ लौट जाती है। तभी सुलिंग युनची का हाथ खींच के कहने लगती है, युनची चलो ना, हम जाके बैम्बू फॉरेस्ट के पीछे वाली जगह पे खेलें। बैम्बू फॉरेस्ट, यह सुन के युनची को कुछ याद आता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो बैक माउंटेन बैम्बू फॉरेस्ट, काफी ज्यादा खूबसूरत जगह। सुलिंग खुशी से बोलती है, युनची जरा देखो ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना? और जिस हिसाब से वो इस जगह को डिस्क्राइब कर रही थी, युनची को अपनी सुलिंग की याद आ जाती है। वो उसमें अपनी वाइफ को देख पा रहा था, उसकी खूबसूरती में वो खो गया था। तभी सुलिंग कहने लगती है, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ पता है मैं अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि आखिर मेरी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ भी है कि नहीं। यह कहते हुए वो आसपास के बाम्बूस युनची को दिखाने लगती है। उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वह युनची को अपनी की याद दिला रही थी और वह और ज्यादा इमोशनल होने लगता है। तभी सुलिंग कहने लगती है, युनची जरा सोच के देखो एक बार, अगर ऐसे खूबसूरत बाम्बू फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा सा घर हो तो कितना अच्छा होगा, है ना? कितना मजा आएगा, जिंदगी कितने सुकून के साथ गुजरेगी। और ये सुन के युनची को अपनी की वो बात याद आ जाती है जब इन्होंने बैम्बू फॉरेस्ट के बीच में अपना घर बनाया था, और एग्जैक्टली उसने भी यही कहा था, जरा सोच के देखो आज से जब ये हमारा घर होगा तो यहाँ हमारी बाकी की जिंदगी कितने सुकून के साथ गुजरेगी। यार लिटरली इमोशनल मोमेंट था, युनची से रहा नहीं जाता। वह कहता है, क्या होगा अगर हम अभी इस वक्त यहाँ एक छोटा सा बैम्बू हाउस बिल्ड करें? और सुलिंग हैरान होकर, क्या वाकई में, क्या सच में हम ऐसा कर सकते? लेकिन फिर वो युनची के पास बैठ के कहती है, पर क्या इन छोटे छोटे बैम्बूस को बहुत हर्ट नहीं होगा अगर हम इन्हें तोड़ेंगे? युनची उसके सर पे हाथ रखते हुए कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता
लगता जब तुम्हारी जैसी एक नन्ही अडोरेबल के लिए यह बाम्बूस एक प्यारे से घर को बनाएंगे तो इन्हें इससे कहीं ज्यादा खुशी मिलेगी। और वह उसे वह सारी खुशियाँ देने की कोशिश करता है जो पास्ट लाइफ में वह दे नहीं पाया था। और फिर शुरू होती है कंस्ट्रक्शन। युनची अपनी पावर्स यूज करते हुए कुछ बाम्बूस चॉप करता है और फिर अपने कमाल के हाथ दिखाते हुए उन्हें हवा में उठा लेता है। एक एक करके वह उस बैम्बू हाउस का स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है, पहले ऊपर की सतह फिर बाकी का पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन इस बीच जैसे ही उसकी नजर सुलिंग पर जाती है जो एक बैम्बू स्लेट पे कुछ बना रही थी, सारे के सारे बैम्बूस सीधा इसके सर पे जा गिरते हैं और हमें एक मस्ट एंटरटेनिंग सीन मिलता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फाइनली वह घर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। युनची ने तो पास की एक नदी भी घर के पास लाके छोड़ दी थी और सच में वह जगह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। युनची खाने के लिए 2 मछलियाँ पकड़ के लाता है। सुलिंग अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें पत्थरों के जरिए आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन युनची एक इशारे से आग लगा देता है और सुलिंग को लगता है कि उसने खुद आग जलाई। फुल खुशी में झूम रही थी और ऐसे ये दोनों मिलके खाना खाते हैं। फिर सुलिंग उन पेंटिंग्स को जो उसने बनाई थी लगाने लगती है, पर आखिरी वाले के लिए थोड़ी छोटी पड़ जाती है। युनची पीछे से आके उसकी मदद करता है और हम देखते हैं कि उसने उस पेंटिंग पे खुद की और युनची की तस्वीर बनाई थी। दोनों काफी देर तक अपने बनाए हुए उस घर को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद रात का सीन, दोनों एक जगह लेटे हुए थे। चांद की रोशनी में सुलिंग कहने लगती है, जरा देखो आज की रात चांद कितना ज्यादा ब्राइट है। युनची भी चांद देखने लगता है। फिर सुलिंग उसकी तरफ देख के कहने लगती है, वेल युनची, एक बात सोचे हो, हम लोग आज ही मिले हैं और ना जाने क्यों जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी एहसास हो गया कि मैं ऐसे हमेशा तुम्हारे साथ रह के खेलना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती यह फीलिंग मेरे अंदर क्यों आई। तो बताओ, क्या मैं कोई अजीब लड़की हूँ जो ऐसी बातें कर रही हूँ? युनची थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर कहने लगता है, बिल्कुल नहीं, हमारी तो सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट चाइल्ड है, तो आखिर वो अजीब कैसे हो सकती है? फिर वह आगे बताता है, अगर मुझे फ्यूचर में दोबारा मौका मिलता है ना यहाँ वापस आने का, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आकर तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे ही वक्त बिताऊंगा, ऐसे ही तुम्हारे साथ खेलूंगा। सुलिंग एक्साइटेड होकर, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर रियलाइज करती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? थोड़ी उदास हो जाती है। युनची कहता है, जरा मेरी तरफ देखो। तभी वो अपनी पावर्स यूज करते हुए उसके आसपास एक छोटा सा ड्रैगन स्केल आर्मर बना देता है जो उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। तुम्हें एक बात याद रखनी है, भले ही आज युनची यहाँ से जा रहा है, लेकिन वह फ्यूचर में लौट के जरूर आएगा। इस वक्त मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जिसे मैं अंजाम दिए बिना कभी वापस नहीं लौट सकता। और चिंता मत करो, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम्हें कभी कुछ होता है तो यह जो आर्मर तुमने पहना हुआ है, जिसे ड्रैगन स्केल आर्मर कहते हैं, यह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मेरी गैर मौजूदगी में भी तुम सही सलामत रहोगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर वह आर्मर बॉडी से गायब हो जाता है। सुलिंग हैरान। फिर युनची अपनी रिंग दिखाता है। अगर कभी तुम घर से काफी दूर पहुँच जाओ और खो जाओ और तुम्हें पता ना हो कि घर कैसे वापस आया जाए, तो इस रिंग के अंदर तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज, सारे पिल्स और सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। यह स्पेशल रिंग तुम्हारे तब काफी ज्यादा काम आएगी, तो तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना है। यह कहते हुए वह उसे लॉकेट की तरह उसके गले में पहना देता है। फिर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, यून वापस जरूर आएगा। एक बार मेरा काम खत्म हो जाए मैं तुमसे मिलने यहाँ जरूर वापस आऊंगा। और हाँ, तुम्हें तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सुलिंग इमोशनल होते हुए भी हाँ में जवाब देती है और युनची मन में कहता है, आई होप कि तुम्हें इससे बुरा ना लगे, पर प्लीज मुझे वह सब कुछ करने दो जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाया। अगर आज मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता हूँ तो शायद इससे हमारा फ्यूचर बदल पाए। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि भले ही यह एक इल्यूजन है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए वह सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे शायद कोई चांसेस हो कि मैं तुम्हें बचा सकूं, तुम्हें मैं खुश कर सकूं। अगले दिन मॉर्निंग का सीन, दोनों वहीं सो गए थे। जैसे ही युनची की आंख खुलती है वह खुद को सुलिंग के पास पाता है। वह अभी सो रही थी। उसे देख के युनची को अपनी की याद आती है। तभी युनची और मिस चिंग दोनों को वही आवाज सुनाई देती है, इवल गॉड की। मैंने तुमसे बोला था कि तुम लोग इस वर्ल्ड में इस जगह पे बस 24 घंटे के लिए ही रह सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। मिस चिंग भी समझ चुकी थी अब जाने का वक्त आ गया है। पूरा सीन चेंज होने लगता है। जाने से पहले सुलिंग को देख के युनची कहने लगता है, शायद मैं इस जगह से कभी बिलोंग करता ही नहीं और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है। तुम्हें इस वर्ल्ड में अपना खास ख्याल रखना है, अपनी जिंदगी खुशी के साथ बितानी है और काफी ज्यादा ग्रो करना है। धीरे धीरे वह अपना हाथ सुलिंग के सर की तरफ बढ़ाता है और उसका हाथ यहाँ से पूरी तरह डिसअपियर होते हुए नथिंगनेस में बदलने लगता है, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने एक्चुअल वर्ल्ड में आने लगता है। जाने से पहले युनची कहने लगता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसा कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा कि मैं तुमसे वापस मिल सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कोई ना कोई मौका जरूर बनेगा। और इसके साथ युनची की पूरी बॉडी गायब हो जाती है और वह टाइम एंड स्पेस का कॉरिडोर पूरी तरह ओपन हो जाता है। युनची और मिस चिंग दोनों उस कॉरिडोर में नजर
आते हैं। युनची कहने लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना कितना ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एट द एंड उसे खत्म हो ही जाना है। आफ्टर ऑल वह बस एक सपना ही है। फिर मिस चिंग की तरफ देखते हुए पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में बिलीव करती हो? मिस चिंग पहले शॉक्ड होती है, लेकिन फिर जैसे वह युनची की आंखों में देखती है, कहती है, हाँ मैं करती हूँ। और ये दोनों फुल स्पीड से आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन युनची के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इविल गॉड ने अपनी सोल की बची बची पावर यूज करते हुए उसे इस इल्यूजन में क्यों भेजा? उसका मकसद क्या था? वह तो बस मेरे पास्ट के रिग्रेट्स को ठीक करना चाहते थे, ताकि मेरे दिल से वह रिग्रेट्स दूर हो जाएं। तभी जैस्मिन कहने लगती है, कौन सा इल्यूजन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ उस वर्ल्ड के अंदर देखा कि उस वर्ल्ड के पास बहुत ही इनक्रेडिबली स्टेबल लॉज मौजूद हैं। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ तक कि अगर ट्रू गॉड्स को भी यहाँ भेजा जाए तो वह भी अपनी पूरी जान लगा के इतना पावरफुल इल्यूजन कभी क्रिएट नहीं कर सकते। यह सुन के युनची कम्प्लीटली शॉक्ड। तब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वह एक इल्यूजन नहीं था, पर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब वह 17 साल की हुई वह मारी गई, तो बताओ उसका 10 साल पहले वाला वर्जन मेरे सामने ऐसे अचानक कैसे अपीयर हो सकता है? जैस्मिन बताने लगती है, हो सकता है कि जो एज़ुर क्लाउड कॉन्टिनेंट के लॉज हैं और जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लॉज हैं, यानी कि टाइम लॉज, वो आपस में इंटरफियर कर गए होंगे, जिसके चलते जो टाइमलाइन है वो काफी पीछे पुश हो गई होगी। और मुझे लगता है जो एक अकेली चीज है जो इस चीज को अंजाम दे सकती है, वो और कोई नहीं बल्कि री इनकारनेशन मिरर है। री इनकारनेशन मिरर। यह सुन के युनची के होश उड़ गए और तभी उसे याद आता है जब वह इस वर्ल्ड में री इनकारनेट हुआ था, तब उसे एक वॉइस सुनाई दी थी और उसे बताया गया था कि उसके पास एक प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर है, जिसके जरिए से वह दोबारा री इनकारनेट हुआ है, जिसके चलते न सिर्फ टाइम डायमेंशंस बल्कि सारी चीजें आपस में शिफ्ट हो चुकी हैं। कुछ ऐसी रिग्रेट्स और कुछ ऐसा कर्ज भी है जिसे शायद तुम पूरी जिंदगी भी लगा लो उनकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम बदल सकते हो। और तभी उसे अपनी पास्ट लाइफ की काफी सारी बातें याद आने लगती हैं। कैसे उसे उस प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर के चलते हंट किया गया, उसके फैमिली मेंबर्स को हंट किया गया। तभी युनची के गले में जो लॉकेट था अचानक से वो हवा में फ्लोट करने लगता है। जैस्मिन बताने लगती है, जरा देखो, ये ऑर्डिनरी सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट असल में एक रीइंकार्नेशन मिरर ट्रेजर है, और जिस चीज ने इस रीइंकार्नेशन मिरर की पावर को ट्रिगर किया वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और तभी जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक ह्यूज फोर्स युनची को पीछे धक्का दे देती है। मिस चिंग को उसकी फिक्र होती है। युनची को अपनी लाइफ के कुछ पुराने फ्रेगमेंट्स नजर आते हैं। अपनी फर्स्ट लाइफ में उसके ग्रैंडपा ने उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अडॉप्ट किया, फिर शाओ येलोंग ने उसे पॉइजन किया उसके वेडिंग वाले दिन। अपनी सेकंड लाइफ में वह एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में रिबॉर्न हुआ, जहाँ सुलिंग से मुलाकात हुई, और जब वह 27 साल का था वह पहाड़ की चोटी से गिर के जान गंवा देता है, और अपनी थर्ड लाइफ में वो वापस से अपनी ओरिजिनल पॉइजन बॉडी में जिंदा हुआ। और ये सब देखते देखते युनची को समझ आ जाता है। युनची को समझ आ जाता है, असल में मैंने अपनी 2 लाइफ टाइम्स में 3 जिंदगियां बिता ली हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ री इनकारनेशन मिरर के जरिए से, जिसने मुझे टाइम एंड स्पेस में बार बार आगे भेजा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। और इसका मतलब ये है कि मैं अभी अभी जिस एज़ुर क्लाउड कॉन्टिनेंट से वापस आ रहा हूँ और जहाँ सुलिंग से मेरी मुलाकात हुई, वो सब कुछ सच था, वो एक इल्यूजन नहीं थी। सुलिंग जिंदा है, मेरी सुलिंग अभी भी जिंदा है, और मैं। और ये कहते हुए अचानक से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है, और इस सीन के साथ ही आज का यह एपिसोड पूरी तरह एंड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।